एवरीवन, दिस इज अन्ना कौशिक। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। वैसे इनोलेट केमिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। अभी तक हमने क्लेडन का भी क्लेडन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ चैप्टर्स सिमिलर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने की तरफ है। अब हम इनोलेट केमिस्ट्री यानी कि बेसिकली जो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड पार्ट्स थे उसका ये हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम टोटली डिफरेंट वे में जाएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री, डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी मतलब और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मतलब उसके एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। यहाँ तक हम इसका क्लेडन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ द लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने इनोलेट्स पे एल्काइलेशन को कंसिडर किया था। मैंने आपको कहा था कि जनरली इनोलेट्स एल्काइलेशन शो नहीं करते हैं, बिकॉज जो इनोलेट फॉर्म होता है वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो फिर से सेम आपके कार्बोनिल से रिएक्ट कर देता है और एक कंडेंस प्रोडक्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन। सो अभी हम उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो एल्काइलेशन की स्पेशल कंडीशन को छोड़ के पॉसिबल होती है इनोलेट्स के साथ में। सो स्टार्ट हम एल्डोल रिएक्शन से ही करेंगे। बहुत सारी नेम रिएक्शन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एल्डोल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा कोई भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप है उस पर हम जब बेस यूज़ करते हैं, जस्ट इमेजिन आई एम यूजिंग NaOH, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो बेस है OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटोन को डायरेक्ट रिमूव कर लेता है और आफ्टर द प्रोटोन रिमूवल यहाँ पे हमारा इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनोलेट। सो अब देखो, जनरली ये इनोलेट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये तुरंत ही इसके कार्बोनिल के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर लेगा। बट इन द एल्काइलेशन के केस में हम क्या करते हैं, इनोलेट को स्पेशल कंडीशंस देते हैं या फिर स्पेसिफिक इनोलेट फॉर्म करते हैं जो एल्काइलेशन के लिए एल्काइलेशन शो करे। फॉर द एल्काइलेशन वी हैव टू स्टेबलाइज दिस इनोलेट। अगर ये इनोलेट स्टेबल होगा तो हम इस पर एल्काइलेशन करवा सकते हैं, बट इट्स रिएक्टिव देन इट विल शो द एल्डोल रिएक्शन। सो देखो एल्डोल रिएक्शन कैसे होगी, ये हमारा सेकेंड जो कार्बोनिल है उसके ऊपर हमारा जो इनोलेट आयन फॉर्म हुआ है वो रिएक्ट कर देगा। और कहाँ पे रिएक्ट करेगा, हमारे कार्बोनिल सेंटर पे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये H, ये हमारा आ गया O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव आपके जो भी सॉल्वेंट में वाटर होगा वहाँ से हाइड्रोजन लेके यहाँ पे हमारा एल्डोल फॉर्मेशन कर देगा। व्हाट इज द एल्डोल? बेसिकली जिसमें OH एंड कीटो ग्रुप होते हैं वो एल्डोल होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट क्या है कि जो एल्डोल रिएक्शन होती है, जो आपकी एल्डोल रिएक्शन है, ये कब होती है, जब आपके पास में कैसी है, लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर आपने लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस लिया तो आपका क्या फॉर्म होगा, एल्डोल फॉर्म होगा। बट इफ वी आर यूजिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, मतलब अगर हमारे पास में हाई कंसंट्रेशन बेस है या फिर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, सो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन CB मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज द इवन CB मैकेनिज्म, आपको पता होगा, ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे ये देखो डबल बॉन्ड O, ये H, ये OH। सो अगर हम हाई अमाउंट में हमारा बेस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इस सेंटर कार्बन पे जो भी प्रोटॉन्स हैं उनको ये OH क्या कर लेगा, इजीली रिमूव कर देगा। और यहाँ पे रिमूवल के बाद में फिर से एक क्या हो जाएगा, आपका इनोलेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। बट इवन CB में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो भी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा OH इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बट ये इसके मैकेनिज्म के थ्रू OH यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड व्हाट वी गेट दिस। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपने हाई कंसंट्रेशन बेस यूज किया या टेम्परेचर दिया है तो आपको एल्डोल के फर्दर भी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन की। सो एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है कि दे आर मोर फास्टर देन द नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन,
सो एसिड कैटालाइज जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या डिफरेंस है कि दे आर मोर फास्टर देन द नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन। इनका जो मैकेनिज्म होता है वो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये इवन मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ना कि इवन सीबी मैकेनिज्म देती है, ठीक है। बेसिकली एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडीशन में आपका इनोल फॉर्म होगा, और इनोल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनोल लेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं देन कंपेयर टू द इनोलेट्स। सो ये रिएक्शन कैसे देते हैं, ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन देते हैं। अगर आपके ने एसिड कैटालाइसिस यूज़ किया है तो आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, फास्ट जनरेट प्रोडक्ट होगा और उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल भी, क्योंकि हमने एक साइक्लाइज्ड इन कीटोन का एग्जाम्पल लिया है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो देखो, जब हम एसिड कैटालाइज यूज़ करते हैं तो इसका मैकेनिज्म ही समझने वाला है कि ये इवन मैकेनिज्म कैसे हो गया, ठीक है। तो जब हम एसिड कैटालाइज करवाते हैं तो यहाँ पे OH कन्वर्ट कीटोन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, और अब इस OH प्लस को रिमूव करने के लिए इसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपका इनोल फॉर्म हो गया। अब देखो, इनोल्स क्या करेंगे, तुरंत ही आपका जो सेकेंड दोनों इनोल्स आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इनोल ने आपके जो एसिड कैटालाइज जो कीटोन था उससे फिर से रिएक्ट किया, और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इस एक तरह से जैसे कि हम करवाते हैं ना कि हम रिंग के ऊपर रिंग का एडिशन करवाते हैं, तो कुछ इस तरह की आपको रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा नॉर्मली कार्बोनिल पे अटैक हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में एल्डोल आ गया, ठीक है, तो अब क्योंकि हम एसिड कैटालाइज यूज़ कर रहे हैं तो अभी भी आपके सॉल्यूशन में प्रोटोन है, तो फिर से OH पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। इट्स द इम्पॉर्टेंट स्टेप कि अभी जब प्रोटोनेशन हो गया तो ये OH2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, बेसिकली इट्स द इवन मैकेनिज्म रिएक्शन। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे जो एडजेसेंट प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड वाला आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कीटोन ग्रुप पे आपकी साइक्लाइज रिंग डबल बॉन्ड से अटैच हो गई। सो ये मैकेनिज्म था आपके एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन का। नाउ द नेक्स्ट इज एल्डोल रिएक्शन फॉर द अनसिमेट्रिक कीटोन्स। बेसिकली सिमेट्रिक कीटोन्स का तो हमें पता है, बट अनसिमेट्रिक कीटोन्स की एल्डोल रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो देखो, इनका मैकेनिज्म होता है इवन CB मैकेनिज्म ही होता है। मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है, कई बार यही लैक्टोन्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और उनका रिएक्शन मैकेनिज्म ही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है, साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं नॉन साइक्लिक के कंपेयर में। सो देखो, जब हमने लैक्टोन्स लिया है तो लैक्टोन इज एन एसिमेट्रिक कीटोन। व्हेन वी आर यूजिंग बेस, तो यहाँ पे बेस क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रोटोन है उसको रिमूव करेगा और यहाँ पे इनोलेट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। अब ये इनोलेट आपके सेकेंड मॉलिक्यूल है लैक्टोन का, उस पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। नाउ सी, यहाँ पे जब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मूव ऑन किया, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज मूव ऑन किया, तो जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो रिमूव हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए दे आर स्टेबल। ये रिंग स्टेबल है, ये इतनी इजीली जस्ट इसके नेगेटिव चार्ज से ब्रेक नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा O नेगेटिव है ये वाटर से हाइड्रोजन लेके OH फॉर्म कर देता है। एंड फर्दर जब हम बेस यूज करते हैं तो यहाँ पे जो एडजेसेंट प्रोटोन है ये रिमूव होता है और यहाँ पे इनोलेट फिर से फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे इस OH को बाद में रिमूव करता है और आपको कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड 2 रिंग्स मिलती है। सो यहाँ पे की पॉइंट यही है कि देखो, यहाँ पे जब फिर से इस प्रोटोन का रिमूवल किया गया सेकेंड टाइम बेस यूज करके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ? इवन CB मैकेनिज्म फॉलो हुआ, ना कि इवन मैकेनिज्म फॉलो हुआ। और ये रिंग क्यों नहीं ओपन हुई, उसका रीजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको काफी बार पूछते हैं और इसका आपको
डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्रॉस एल्डो कंडेंसेशन के लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट इज द वन, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसमें से एक जो होता है वन विल बी मोस्ट इनोलाइजेबल, मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा जो फास्टली इनोल फॉर्म करता हो या इनोलेट फॉर्म करता हो, ठीक है, वो कैपेबल होना चाहिए। बट जो अदर आपका मॉलिक्यूल है, द अदर वन विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर बट नॉट कैपेबल टू द इनोलाइजेशन, मतलब जो सेकेंड आपका रिएक्टेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रोफिलिक तो हो नेचर में बट उसका इनोलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो ही वो आपका क्या देगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड्स की सीरीज को अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद इनोलेट। ये वो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले कंपाउंड्स है जो आपके इनोलेट के साथ में रिएक्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये जो हमारा कीटोन है ये क्या करेगा, इनोलेट फॉर्मेशन का तो इसका कोई चांस नहीं है, बट इट्स इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा, इनोलेट के साथ में बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा। तो ये पूरा ऑर्डर है। जैसे जैसे हम इस तरह के ग्रुप्स की तरफ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डोनेटिंग होते हैं और साइक्लिक होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाएगा। और ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक कंपाउंड तो ऐसा होना चाहिए जो इनोलाइजेबल हो, पर सेकेंड ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो लाइक द फर्स्ट कंपाउंड, बट साथ ही वो इनोलाइजेबल ना हो। मतलब जो एग्जाम्पल है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस समझने के लिए भी और एज अ क्वेश्चन भी। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड्स हमने यूज़ किए हैं एंड वी आर यूजिंग अ बेस, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है उसमें यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे इनोलाइजेशन हो सकता है, इट कैन फॉर्म एन इनोल, राइट। बट इन द सेकेंड कंपाउंड यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एल्डिहाइड ग्रुप है। सो NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट करेगा, उसके थ्रू यहाँ पे ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ये C∠O कैसे बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनोलेट फॉर्म होगा वो बहुत इजीली इसके साथ में रिएक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोफिलिक तो है नेचर में, बट इट कान फॉर्म एंड इनोलेट। यहाँ से आप प्रोटोन, क्योंकि एल्डिहाइड है, इस प्रोटोन को रिमूव करके आप इनोलेट फॉर्म नहीं कर सकते। सो ये दोनों कंपाउंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो कैसे होगा, फर्स्ट वी आर यूजिंग अ बेस, यहाँ से इस प्रोटोन रिमूव हुआ, यहाँ पे हमारा इनोलेट फॉर्म हुआ। अब इनोलेट क्या करेगा, आपके एल्डिहाइड वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा। अब मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हुई। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सेम आपके फर्स्ट कंपाउंड से ही वापस से रिएक्ट कर जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ये एल्डिहाइड पे क्यों करता है, क्योंकि इसका ऑर्डर ये होता है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू द कीटोन्स, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। यही अगर हम बेंजोफिनोन लेंगे तो वो नॉर्मल कीटोन बेंजोफिनोन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। इसलिए जो आपका इनोलेट फॉर्म हुआ वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ना कि सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द सेम कंपाउंड, सेम कीटोन पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। इसके पास में चॉइस है अभी, तो इसने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बाद में नेगेटिव चार्ज आ गया जो बाद में OH में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से आपका नॉर्मल इवन CB मैकेनिज्म से आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की जो जनरल जो कंडीशंस है वो ध्यान में रखने वाली है। अगर से वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मॉलिक्यूल्स खुद से ही वापस रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन ही दे देगा। नाउ द नेक्स्ट इज नाइट्रो एल्किन्स। तो अभी तो हमने बात की, अभी हमने ऐसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे जहाँ पे हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं और जो इनोलाइजेबल नहीं हो, बट कुछ नाइट्रो एल्किन्स ऐसा एग्जाम्पल है जो इनोलाइजेबल तो है बट वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के नहीं है। तो अगर आप इनको
यूज़ करते हो तो दे कैन ओनली फॉर्म एन इनोलेट और इनोलेट बट नॉट शो एनी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, बट जब हम यहाँ पे नाइट्रो एल्केन से जो प्रोटॉन रिमूव करते हैं CH3NO2 से, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ये इनोलेट्स के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है। इट्स द इक्विवेलेंट सिमिलर स्ट्रक्चर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये इजीली यहाँ पे क्या कर सकती है, आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकती है। तो दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। आपका कंपाउंड आप कैसा भी ले सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा और कब नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। देखो, अभी हमने जो रिएक्टिविटीज़ पढ़ी, सो उसमें जनरली जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट कैन फर्दर रिएक्ट, ये जब तक रिएक्ट करता है जब तक पूरे ये सभी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। सो जनरली आपने कैनिज़ारो रिएक्शन पहले भी पढ़ी होगी, जिसमें हम एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं। वो इनोलेट बेस ही होती है और ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी पे बेस ही होती है। सी, फर्स्ट वी आर यूजिंग एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है ये क्या हो जाएगा विद द बेस, यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आपका इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। अब देखो, ये जो आपका इनोलेट है ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपके फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, अब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो जनरली आपकी नॉर्मल रिएक्शन देगा, जैसे एल्डोल रिएक्शन देता है। अब फिर से आप बेस यूज़ करोगे तो बेस यहाँ से आपका जो प्रोटॉन है इस साइड से उसको रिमूव करेगा E1 CB मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे आपका सेकेंड इनोलेट फॉर्म हो जाता है। बट जनरली क्या होना चाहिए, हम यहाँ तक पढ़ते तो क्या होता है कि ये जब वापस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो ये OH यहाँ से रिमूव हो जाता है, राइट। हमने इतना ही पढ़ा था, एक्सेस ऑफ बेस के अमाउंट में क्या हो जाएगा, E1 CB मैकेनिज्म हो जाएगा। बट बिकॉज वी आर यूजिंग एयर फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल फिर से इस जो भी आपका इनोलेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उससे रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका रिमूवल नहीं करने देगा और फिर से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको एक तरह से डाई और ट्राई एल्डोल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देखो, जब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे फर्स्ट एडिशन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे अभी एक और प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो सेम यही प्रोटॉन फिर से रिमूव होगा, यहाँ पे इनोलेट फॉर्म होगा और वापस से ये इनोलेट किससे कर लेगा, एडिशन आपके फॉर्मेल्डिहाइड से। और आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी जहाँ पे आपको एक थर्ड एल्डोल मिलेगा, जिसमें देखो आपको 3 OH एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। अभी भी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। हमारा जो बेस है वो आपके फॉर्मेल्डिहाइड के अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और एक डाई एनाइन की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो डाई एनाइन है, जो आपका एक तरह से थर्ड जो एल्डोल फॉर्म हुआ था, उस पर क्या करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन करता है। बेसिकली डाई एनाइन से आपका हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन होती है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो, जब ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, और ये आपके सॉल्वेंट से वाटर लेके कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना देगा। मतलब आपको एक ही कार्बन सेंटर पे CH2OH सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगी और फिर जाके ये रिएक्शन स्टॉप होगी। मतलब बेसिकली ये है कि कैनिज़ारो रिएक्शन डिपेंड करती है आपके फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी पे, और बहुत रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन अनस्टॉपेबल हो जाती है, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम इस कैनिज़ारो रिएक्शन की जो प्रॉब्लम है कि अगर आपको एसिटाल्डिहाइड और आपके फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन को इन अ कंट्रोल्ड मैनर में करवाना है तो हम यूज़ करते हैं मैनिक रिएक्शन को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं मैनिक रिएक्शन की। तो जब मैनिक रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली 2 डिग्री एमीन्स को यूज़ करते हैं, जो फॉर्मेल्डिहाइड को चेंज कर देता है इमीन सॉल्ट में, और उसकी रिएक्टिविटी को क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब वो कम रिएक्टिव होगा और इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, एसिड कैटालाइज मीडियम में ही रिएक्शन होती है। अब देखो कैसे होगी। जनरली जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसने 2 डिग्री एमीन से क्या किया, रिएक्शन किया, और यहाँ पे
कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ दोनों के बीच में, NH-Me2 यहाँ पे NMe2 कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे OH आ गया, जो हमारे, क्योंकि हम कैटालाइज प्रोटोन एसिड कैटालाइज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे OH2 हो जाएगा, जो बाद में रिमूव होके हमें इमीन सॉल्ट दे देगा। सो देखो, जो इमीन सॉल्ट होता है, ऐसे भी कई बार आपको स्मॉल क्लासेस में क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि मैनिक रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टिव स्पीसीज बनती है वो क्या बनती है, सो इट्स एन इमीन। अब देखो, मैनिक रिएक्शन इस चैप्टर में इतनी डीपली नहीं दी हुई, इतने अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए। इन चैप्टर नंबर 29 चैप्टर में हम मैनिक रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, पर यहाँ पे एक बार जनरली देख लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में जो हमारा कीटोन था वो एसिड कैटालाइज में क्या करेगा, हमारा इनोल फॉर्म करेगा। अब इनोल कुछ नहीं है, आपके इनोल और इमीन को क्या देना है, रिएक्ट करवाना है। इनोल और इमीन दोनों ने रिएक्ट किया और आपको जो फाइनल यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैनिक बेस मिलेगा। तो देखो, अब यहाँ पे हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को रिड्यूस तो कर लिया, बट आप बोलोगे कि यहाँ हमने कहाँ पे ये आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिला। सो इट्स नॉट ए एल्डोल प्रोडक्ट, बट ये जो मैनिक बेस है ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है कंपाउंड से और आपको क्या दे सकता है, इनोल्स एज अ प्रोडक्ट दे सकता है। तो मैनिक बेस जस्ट ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम मैनिक बेस को फॉर्म करते हैं। ये कैसे देगा, ये जो हमारा मैनिक बेस हुआ है इसके हम जब MEI से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, NMe3 यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर हम जब बेस यूज़ करेंगे तो ये बेस अब क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल करके आपको इनोलेट लाइक स्ट्रक्चर देगा, जो E1 CP मैकेनिज्म के थ्रू इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल गया। सो आपको एक तरह से एक एक्सो मिथिलीन टाइप की कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। So now our next topic is specific enol equivalent for control the aldol condensation. प्रीवियस चैप्टर में भी हमने स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स पढ़े थे जो मोर स्टेबल होते हैं और जिनको हम एल्काइलेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। सेम वही आपके इनोल इक्विवेलेंट्स है, सेम वही प्रोसेस है उनकी फॉर्मेशन की। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस बार हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हैं, ना कि एल्काइलेशन करवा रहे हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन को हम अपनी तरह से करवा रहे हैं। दैट मीन कि हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं। देखो ना, सिंपल, अगर आपका इनोलेट स्टेबल होगा तो वो सिमिलर अपने सेल्फ कंडेंसेशन नहीं देगा और आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को उससे रिएक्ट करवा सकते हो क्योंकि वो स्टेबल है। सो जनरली बस इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक इनोल इक्विवेलेंट्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज द LDH। LDH हमने वही जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। LDA के लिए हम -78 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। जो लिथियम बेस्ड जो इनोलेट फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और इट कैन वर्क फॉर द कीटोन एस्टर्स एंड ऑल। जनरली एल्डिहाइड के लिए यूज़ नहीं होते हैं आपके लिथियम बेस्ड इनोलेट्स। अब हम इनको किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इजीली रिएक्ट करवा सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में तो आई नो आपको लिखना आ ही रहा होगा, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी जैसे किया था वही किया था। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन को किस तरह से अपनी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि इफ़ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है डिफरेंस समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों बहुत ही बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें भी फिनोल ग्रुप था, मतलब ब्लॉक थी। अब वहाँ पे अगर हम इसका इनोलाइजेशन करेंगे, इनोलेट फॉर्म करेंगे, सो ये एक स्टेबल इनोलेट होगा। और अब हम इसकी जब हम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। सो देखो जो हम इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं वहाँ पे एक तरह से इनोन टाइप की स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको प्रीवियस आपको कॉन्जुगेट एडिशन पता होगा तो हम जनरली क्या करवाते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन करवाते हैं। बट ये रिएक्शन कॉन्जुगेट एडिशन नहीं होके आपका डायरेक्ट सिंपली एल्डोल रिएक्शन होगा। मतलब आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे और ये यहाँ पे होगा, मतलब ये डबल कॉन्जुगेट पोजीशन पे एडिशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग टाइप होता है। बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे 6 मैकेनिज्म में एक 6 मेंबर रिंग बनती है, इसलिए इतना स्टेबलाइज हो जाता है कि ये कॉन्जुगेट एडिशन नहीं देता है। इसलिए इस तरह के ब्लॉक्ड हमारे जो कीटोन्स हैं उनको यूज़ करके भी हम बहुत अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ LDA।
नेक्स्ट इज सिलाइल इनॉल ईथर। सिलाइल इनॉल ईथर्स भी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे एलडीए के साथ में। डिफरेंस क्या होता है कि दैट आर लेस रिएक्टिव, ये एलडीए के कंपेयर में लेस रिएक्टिव होते हैं। और सेकंड चीज़, इनके रिएक्टिविटी के लिए आपको कोई ना कोई लुईस एसिड की नीड होती है, जैसे कि TiCl4 हमने पहले भी इनके फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया था। सो जनरली आपको सिलाइल इनॉल ईथर की फॉर्मेशन आती होगी। सिलाइल इनॉल ईथर जब फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद में हम इनको अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने PHCHO के साथ में इसको रिएक्ट किया है, तो मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में इसकी रिएक्शन करवा के अपना एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। मतलब आप उन इलेक्ट्रोफाइल के साथ में भी रिएक्ट करवा सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले कंपाउंड्स के साथ में भी, जो नहीं थे, मतलब जो इतने रिएक्टिव नहीं थे, जैसे कि हमने क्रॉस एल्डोल में देखा, जो लेस रिएक्टिव थे, जो हिंडर्ड होते हैं, उनमें के रिएक्शन को प्रिवेंट करवाने के लिए, उनके एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए हम इस तरह के स्पेसिफिक स्टेबल जो इनोलेट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो देखो जो जनरली इसकी जो रिएक्शन है उसमें हम सबसे पहले TiCl4 आपके बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, और यहाँ पे, और उसके बाद में जो आपका सिलाइल इनॉल ईथर है वो इस पूरे जो TiCl3 यहाँ पे अटैच हुआ था उसके साथ में अटैक, यहाँ पे इस कार्बोनिल पे क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इनोलेट बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है और एज वेल एज ये रिएक्टिव भी है। और ये क्या करेगा, इजीली आपके, भले ही ये हिंडर्ड है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, तो भी ये यहाँ पे इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। आफ्टर द अटैकिंग, क्यों अटैक कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ये मैकेनिज्म भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, जैसे कि एलडीए एक 6 मेंबर रिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सो इसीलिए ये रिएक्शंस इतनी ज़्यादा पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, सो यहाँ पे जब यहाँ पे ये रिएक्शन हुई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे जो क्लोरीन रिमूव हुआ था फर्स्ट स्टेप में, वो यहाँ पे इस SiMe3 को लेके रिमूव हो जाता है, और यही SiMe3 बाद में रिएक्ट करता है और आपको फिर से इस ऑक्सीजन पे आपको SiMe3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है, जिसको हम वाटर के साथ में वर्कअप के थ्रू रिमूव कर सकते हैं इजीली, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो भी आपको एल्डोल चाहिए वो आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमारा एक इसी चैप्टर में से मैंने ये एक रिएक्शन एग्जांपल उठाया है। हालांकि मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, बट इसका एक बार मैकेनिज्म अपने हाथ से खुद लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे मैं हैशटैग बनाती हूँ। तो देखो जनरल हमने यहाँ पे नॉर्मली हमारा एसिमेट्रिक कीटोन लिया है, सॉरी इट्स एन सिमेट्रिक कीटोन, हमने सिमेट्रिक कीटोन लिया है। फिर हमने यहाँ पे सिलाइल इनॉल ईथर की फॉर्मेशन की है, उसको फिर हम एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं विद द TiCl4, और आपको अपना प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएक्शन हमने इससे पहले बहुत ब्रीफ में पढ़ी थी, और उसमें हमने नॉर्मल विटिंग रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे हम अल्फा हेलो कार्बोनिल्स के थ्रू विटिंग रिएजेंट फॉर्म करते हैं, और उसकी जो रिएक्शन होती है आपके एल्डिहाइड या कार्बोनिल्स के साथ में, वो इक्विवेलेंट होती है इनोलेट्स की। ठीक है, जस्ट सेम इनोलेट फॉर्म नहीं होता, बट ये फॉस्फोरस बेस्ड आपका इनोलेट होता है जो इनोलेट्स के इक्विवेलेंट है। अब इस चैप्टर में हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आगे जो हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री और डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाले चैप्टर आएंगे उसमें विटिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से आएगी, और इसके ऊपर मैं तब एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे जिसका इस कॉन्टेक्स्ट में इसको एक बार देख लो, क्योंकि विटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, बट विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी कम नॉलेज है, आगे के चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब हम यहाँ पे अल्फा हेलो कार्बोनिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम इनको PPH3 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा नॉर्मली यहाँ पे ये हेलोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ पे PPH3 आ गया।
उसके बाद में नॉर्मल जैसे हम इनोलेट्स की करते आए हैं वही रिएक्शन हो गया। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मैं श्योर हूँ कि अभी तक अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको लिखना आ गया होगा कि अब हम यहाँ पे बेस यूज़ करेंगे, वो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगा, फिर से इनोलेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी जो सेम आपके इनोलेट की तरह ही आपके एल्डिहाइड या कार्बोनिल पे रिएक्ट करेगी। डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जब इसने यहाँ पे रिएक्ट किया और यहाँ पे ये ऐड हुआ तो ये ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के ऑर्बिटल्स में मूव कर जाएंगे और जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंड PPH3 के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बट अगर आप यहाँ पे मैकेनिज्म देखोगे तो सिमिलर इनोलेट्स की तरह ही मैकेनिज्म हुआ है। और इन द लास्ट स्टेप यहाँ से -PPH3 हो जाएगा और आपको एक यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में एल्कीन का एडिशन मिल जाएगा। सो एल्कीन फॉर्मेशन के लिए, एल्कीन एडिशन के लिए बहुत अच्छी रिएक्शंस होती है। बट इनके लिए जेड एल्कीन या ई एल्कीन क्या बनेगा वो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमने कीटोन एल्डिहाइड्स के लिए पढ़ा। कीटोन्स के लिए ये विटिंग रिएजेंट रिएक्शन थोड़ी एल्डिहाइड के कंपेयर में थोड़ी कम प्रिफर होती है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिएजेंट में चेंज कर देते हैं। हम PPH3 की जगह यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ में एक लार्ज ग्रुप लगा देते हैं POMe2O टाइप। ठीक है, तो मतलब ये लार्ज ग्रुप क्या करता है, थोड़ा कीटोन्स की रिएक्शन के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे आपको विटिंग रिएक्शन जनरली मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है सिस ट्रांस वाली वो हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे और वहाँ पे मैं आपको ये सारा बहुत अच्छे से एक बारी फिर से करवाऊंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनॉल इक्विवेलेंट फ्रॉम द 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से भी हम इनॉल इक्विवेलेंट फॉर्म करते हैं। और सेम इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 डिग्री एमीन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो डाइकार्बोनिल कंपाउंड हमारा कुछ भी हो सकता है, जिसमें हमारा एस्टर ग्रुप भी हो सकता है या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है। अब हम एस्टर्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा एस्टर ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे हम एक बेस यूज़ कर रहे हैं, एमीन बेस यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले आपकी इनोलेट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल। ठीक है, ये सभी जो हम इक्विवेलेंट्स पढ़ रहे हैं ये सभी बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ये क्या करते हैं, आपका जो भी लेस रिएक्टिव कार्बोनिल होता है उसके साथ में भी रिएक्ट कर देते हैं और आपको आपका जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिल सकता है। तो जब ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल पे रिएक्ट किया, इस कार्बन सेंटर पे ये पूरा चेन एज अ अटैच हो गया। देखो मेन चीज़ ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत इजी है, आपको पता है इनोलेट फॉर्म होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। बस प्रैक्टिस की बात है कि कई बार हम क्या करते हैं, बस यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स का ही जोर होता है। सब्स्टिट्यूएंट्स को एक बार साइड करके फिर रिएक्शन लिखा करो, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया करो, तो उससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे ACH यूज़ किया है वो यहाँ पे जो O नेगेटिव फॉर्म हुआ उसको OH दे देगा। और सेम जैसे हम E1CB मैकेनिज्म करते आए हैं, एडजेसेंट प्रोटॉन रिमूव होगा, सेकेंड टाइम फिर से यहाँ का इनोलेट फॉर्म होगा और इस बार ये OH क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस OH यहाँ पे ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। सेम रिएक्शन को हम एसिड के साथ भी करवा सकते हैं, बट उसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और उसमें CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। यहाँ पे मैंने 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से, बट यहाँ पे एस्टर की जगह भी हमने क्या लिया है, एसिड्स लिया है। ठीक है, हम यहाँ पे पिपाइडिन मैंने बेस लिया है, RCHO, एल्डिहाइड हमने कोई भी एल्डिहाइड हम ले सकते हैं। दैट रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की रिएक्शंस आती है एग्जाम में, तो थोड़ा गौर करना। यहाँ पे देखो जैसे ही हमने बेस यूज़ किया तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे बेसिकली इनोलेट इक्विवेलेंट होना था। बट देखो जब हमने एस्टर और एसिड लिया उसमें डिफरेंस क्या आ गया कि जब हमने एस्टर यहाँ पे लिया, सो एस्टर में यहाँ से भी प्रोटॉन रिमूव हो सकता है,
ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, बेस की फॉर्मेशन हो सकती है। सो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से जैसे हमने डाई एनाइन पढ़े थे ना, तो यहाँ पे डाई एनाइन फॉर्म हो जाएगा और साथ में ही आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इनोलेट फॉर्म हो गया, थोड़ा सा रिएक्शन में चेंज आ गया बिकॉज ऑफ द डाई एनाइन फॉर्मेशन। अब ये डाई एनाइन जो फॉर्म हुआ, ठीक है, ये किसी भी एल्डिहाइड के साथ में जो हमने लिया है उससे सेम उसी मेथड में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, जब इसने यहाँ पे रिएक्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे RCHO और यहाँ पे OH है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड देगा और ये बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू फॉर द रिएक्शन स्टेबिलिटी यहाँ पे CO2 और H2O का लॉस होकर आपको E एल्कीन मिलती है। हमेशा याद रखना, आपको एक E एल्कीन मिलेगी, ट्रांस एल्कीन मिलेगी। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहीं पर लाके स्टॉप कर देते हैं, बट कई बार जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं और फिर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये की स्टेप्स है, इनको हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इज द एल्डोल रिएक्शन ऑफ एस्टर्स। इसके लिए हम 2-3 मेथड्स यूज़ करते हैं। इसमें हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, जो रिएक्शन आप पढ़ते आए हैं, रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन। बेसिकली जो एस्टर्स होते हैं वो ना तो इनोलाइजेबल होते हैं इजीली, ना ही वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं कि वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे दे। तो उसके लिए हमें उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें इनॉल इक्विवेलेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। सिंपली वही चीज़ है कि इनॉल इक्विवेलेंट्स का काम यही है कि आपकी प्रोसेस को बहुत इजी बनाना, ठीक है, इनोलेट फॉर्मेशन को इजी बनाना। उनकी वी आर यूजिंग सिलाइल इनॉल ईथर्स इक्विवेलेंट्स। ऑब्वियस है कि आपको ये फर्स्ट स्टेप पता होगा कि जब हम सिलाइल इनॉल इक्विवेलेंट्स को बनाने के लिए हम एलडी के बाद में हम Me3SiCl से भी रिएक्ट करवाते हैं, इट्स ऑल्सो अ मेथड। उसके बाद में हम यहाँ पे इसकी एल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ TiCl4 रिएक्शन करवाएंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे कैसा मिलेगा आपका, सिंपली ये यहाँ पे गया और ये डबल बॉन्ड ने अटैक किया कार्बोनिल के कार्बन पे, ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड NOET, ठीक है। सेम हम LDA के साथ भी करवा सकते हैं, सिलाइल इनोल ईथर की तरह ही LDA से भी हो सकता है। सो देखो यहाँ पे मैंने एस्टर ग्रुप लिया है, ठीक है। LDA हमारा लिथियम बेस इनॉल इक्विवेलेंस बनाएंगे और उसके बाद में हम किसी भी ये हमने एल्डिहाइड के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमें TiCl4 की नीड नहीं होगी और सेम उसी मेथड से आपकी रिएक्शन होगी। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे OH, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी ये प्रोडक्ट होना चाहिए, आप एक बारी बना के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो यहाँ पे न्यू मेथड है और आपने पहले पढ़ा होगा डिफॉल्ट मैथ्स की मेथड। यहाँ पे हम जिंक को यूज़ करते हैं और अल्फा हेलो एस्टर्स की रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो जब हम जिंक यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जिंक अटैच हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, पर ये सॉल्वेंट में ही रहता है जो वापस से जिंक OZN के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे ZnBr फॉर्म करता है, राइट। अब ये ZnBr की जो फॉर्मेशन हुई, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेशन हुई ये RCHO के साथ में यानी कि किसी भी एल्डिहाइड के साथ में नॉर्मली उसी मेथड से, ये यहाँ पे हमारा इनोल इक्विवेलेंस ही बनाया है। सब इनोल इक्विवेलेंस बनाने की एक मेथड है। एस्टर्स के लिए हम जिंक बेस इनोल इक्विवेलेंस भी बनाते हैं और वही आपकी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। सो यहाँ तक हमने काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस जो आपने 11th-12th से पढ़ी है उन्हीं को रिवाइज किया है। इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उनको कैप्सूल कोर्स में पोस्ट कर दूंगी। इस चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है, ज़्यादा नहीं, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया है। अगले एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।